हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड, है ना। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अब देखते हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड। क्लियर। सबसे पहले अगर बात किया जाए फॉरेन ट्रेड, जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझने की बात है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंट्री हर एक चीज को प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता है, तो उसे आवश्यकता होती है कि वो अदर कंट्री में अगर प्रोड्यूस हुआ तो वहां से ले आए। ठीक है, या कुछ चीजें हम जो प्रोड्यूस करते हैं सरप्लस बच गया है उसको बाहर में बेच सके। तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात फॉरेन ट्रेड। क्लियर है, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अदर कंट्रीज के साथ जो भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसे ही कहते हैं इंटरनेशनल अर्थात फॉरेन ट्रेड। क्लियर है। अब देखिए, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ये बेस्ड होता है किस पे, स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होता है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है। मतलब क्या हुआ भाई, कहता है अगर हमारे देश में लोग स्पेशलाइज्ड हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको सस्ता में बना सकते हैं क्योंकि हम लोग सब उसमें स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, अगर अमेरिका स्पेशलाइज्ड है मशीन बनाने में, ठीक है, तो वो लोग उसको सस्ता में बना सकता है। क्लियर है। तो ऐसे समय में क्या चाहिए, हमें बेचना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का। ठीक है, और अमेरिका को एक्सपोर्ट करना चाहिए क्या चीज, मशीन्स वगैरह का। ठीक है, मतलब अमेरिका क्या चीज को बेचे, मशीन्स को बेचे। ठीक है, इसी को बोलते हैं ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है, जो कि किस पे आधारित होता है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पे। जो मैंने कहा जैसे इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सस्ता में बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग जो है एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव रेट से कॉस्ट का एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, अमेरिका वही मशीन्स को सस्ता में बना सकता है, तो उसको किस में एडवांटेज है, मशीन्स के प्रोडक्शन में एडवांटेज है। ठीक है, कहता है एक कंट्री स्पेशलाइज करता है वैसे प्रोडक्ट में जिसका कॉस्ट कम लगे। जैसे मैंने कहा ना, इंडिया अगर स्पेशलाइज हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको सस्ता में बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में अगर स्पेशलाइजेशन हो तो इंडिया हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करेगा जिससे कम से कम खर्च लग सके। ठीक है, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। जैसे इंडिया विदेश में क्यों बेचता है अपना सामान, क्योंकि इंडिया को लगता है कुछ चीजें विदेश में महंगा है, हमारे देश में हमने बनाया सस्ता में बना लिए तो उसे महंगा रेट में विदेश में बेचेंगे तो ज्यादा पैसा का अर्निंग होगा। ठीक है, वहीं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वैसे गुड्स का इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, एट अ लोअर प्राइस देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्रोडक्ट काफी महंगा है और विदेश से सस्ता में मिल रहा है तो हम लोग उस चीज का इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा फायदा होता है इंटरनेशनल ट्रेड से, जिसको गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है ना, वाइडर से साइज ऑफ मार्केट मिल जाता है। क्योंकि देखिए अगर इंडिया सिर्फ इंडिया में ट्रेड करता है ना तो एक सिर्फ इंडियन मार्केट है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड करने के सिचुएशन में इंडिया अपने प्रोडक्ट को पूरा वर्ल्ड वाइड बेच सकता है। तो वर्ल्ड वाइड जब बेच सकता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, बड़ा मार्केट साइज मिला ना, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। ठीक है, जो ट्रेड पार्टनर है उसके बीच में कोलैबोरेशन बढ़ता है। क्लियर। फिर कहता है अगर ऑब्वियस सी बात है बड़ा मार्केट मिला, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हायर इन्वेस्टमेंट होने से जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड
एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग था सबसे पहले, है ना। अब देखते हैं हम लोग इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के समय कैसा था, इंडिपेंडेंस के बाद की स्थिति क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, उस समय अगर स्थिति देखा जाए तो आपको तो पता है कि इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसके बारे में पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहां के रॉ मटेरियल का यूज करते थे, ले जाते थे अपने देश में, है ना, और उससे फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में बेचते थे। तो इंडिया किसका एक्सपोर्ट करने में महारत हो गया, रॉ मटेरियल का जो है वो एक्सपोर्ट इंडिया मेनली करता था। ठीक है, कहता है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल द इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सप्लॉइटेड एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल गुड्स। हमारे देश से रॉ मटेरियल ले गया और इंडिया को एज अ मार्केट वो यूज करता था, जहां पे वो फिनिश्ड गुड्स बना करके इंडिया में लाके देता था। मतलब रॉ मटेरियल सस्ता में लिया, उसी से फिनिश्ड गुड्स बनाया, वो इंडिया में महंगा में बेचता था। ठीक है, और क्या था, कहता है सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गेव सम बूस्ट टू द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कहता है जब इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना शुरू किया, मतलब एक्सपोर्ट जब बढ़ने लगा, तो एक प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड का जो मात्रा था, वॉल्यूम था, वो बढ़ा। ठीक है, जो कि घट गया था, क्यों, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को तो बर्बाद करके धर दिए थे ब्रिटिशर्स ने, तो उसके कारण इंडस्ट्रियल जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसका वॉल्यूम घट गया। लेकिन जब अब रॉ मटेरियल इंडिया बेचने लगा तो कहीं ना कहीं फिर से वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो है वो बढ़ गया। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहता है इंडिपेंडेंस के समय ना बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, वो फेवरेबल था, मतलब अच्छा था, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे। कभी भी कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करे, इंपोर्ट कम करे, तो वो उस देश के लिए अच्छा माना जाता है वो। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से पैसा कमाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो कम जाएगा, सरप्लस वैल्यू हमारे पास बचता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के समय इंडिया का फेवरेबल था। फिर क्यों बोल रहे भाई कि ब्रिटिशर्स ने हालत खराब कर दिया था, ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया का जो एक्सेस था ना एक्सपोर्ट का, ओवर इंपोर्ट, वो मेनली किस कारण था पता है, प्राइमरी गुड्स में। मतलब इंडिया फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल को बेच रहा था, फिनिश्ड गुड्स तो खरीद रहा था। और जब तक कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है, जो फिनिश्ड गुड्स बनाने लायक कंट्री ना बने, तब तक वो कंट्री काफी डेवलप नहीं कर सकता है। ठीक है, कहता है अगर हम लोग बात करें इंडिया के डायरेक्शन का, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, है ना, डायरेक्शन का मतलब होता है कि किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ट्रेड कर रहा था। ठीक है, वो मेनली रिस्ट्रिक्टेड था किसके तक, ब्रिटेन तक। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ने कहा था भाई इंडिया से जो भी प्रोडक्ट ब्रिटेन जाएगा उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर ब्रिटेन से इंडिया आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इंडिया मेनली जो ट्रेड करता था, जो भी एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, वो जनरली ब्रिटेन में ही करता था, बाकी जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, क्लियर है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात करें, कंपोजिशन का मतलब होता है कि इंडिया किन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब हुआ आइटम्स जिसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बैकवर्ड था इंडिया, क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि इंडिया मेनली रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स का। अगर कोई कंट्री रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स का ज्यादा करता है, इसका मतलब होता है कंट्री बैकवर्ड है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था। ठीक है, अब अगर बात करें इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भाई आजादी मिलने के साथ ही साथ, है ना, इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड में काफी सुधार देखने को मिला है। हम अगर वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें
तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंपोर्ट कर रहे थे कितना 3651 करोड़ का, एक्सपोर्ट कर रहे थे 3109 करोड़ का, ठीक है। टोटल मतलब ये वॉल्यूम था। अगर आप बढ़ते चले जाएं 5 ईयर प्लान 12 तक पहुंचे तो ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का बढ़ा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चिंताजनक यहां पे है, आप देखिए इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, है ना। देखिए मतलब इंडिया में अभी भी क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया क्या किया है, इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ट्रेड डेफिसिट हुआ, मतलब हम लोग विदेश से ज्यादा खरीद रहे हैं, हम बेच कम पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इससे एक समस्या उत्पन्न होता है कि हम लोग का पैसा जा रहा है विदेश में, ठीक है, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं विदेश से ज्यादा। क्लियर है। तो अब दूसरा बात करें कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का। मैंने क्या कहा, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब हुआ जिन प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिला है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। पहले इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही ज्यादा बेचता था, लेकिन जैसे आजादी मिला उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश होना शुरू हुआ तो इंडिया अब एक्सपोर्ट करने लगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को भी, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था उसमें कमी आना शुरू हुआ, ठीक है, परसेंटेज शेयर में कमी हुआ, ठीक है। डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स, जो बेसिक कन्वेंशनल आइटम्स थे, ठीक है, उसमें भी डिक्लाइन हुआ, चूंकि अब उन सारी चीजों को हम खुद बना पा रहे थे, ठीक है। इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स था उसमें हम लोग एक्सपोर्ट में बढ़े हैं, मतलब फिनिश्ड गुड्स उसका प्रोडक्शन में हम लोग का जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड तो कहता है 1951 डायरेक्शन जो था इंडिया फॉरेन ट्रेड का वो काफी कम जगह पे था और बड़ा चेंजेस देखने को मिला है उसी समय से, 1951 से ही काफी चेंजेस देखने को मिला है। करेंटली जो है इंडिया का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ये सब कंट्रीज हैं, ठीक है। जबकि पहले कौन था, यूके, यूएसए, मतलब जिस समय ब्रिटिश का रूल चलता था मेनली तो यूके ही था, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड था। क्लियर है। मतलब मैंने क्या कहा कि जो डायरेक्शन है मतलब किन देशों के साथ जो इंडिया ट्रेड करता है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिला है ना। रिसेंट ईयर में यूएई जो है ना लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बना, यूएसए जो है लीडिंग पार्टनर था 2007-8 तक, ठीक है, और वो कंटिन्यू उसके बाद 7-8 से जो है वो लीडिंग पार्टनर बना, जो फॉलोड होता है जिसके बाद कौन है, यूएई और चाइना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस के समय है ना जो ट्रेडिंग पार्टनर काफी लिमिटेड थे, यूके वगैरह था, अब काफी ज्यादा कंट्री इसमें बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर का है ना तो अभी इंपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या है, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, डायरेक्शन क्या है। क्लियर है। तो अब हम लोग इसके आगे का जो सेक्शन है वो हम लोग देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।